Good morning, students. So today we can study about सोशल साइंस। तो यहाँ हमने क्लास 10th के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं सोशल साइंस की, वो आपको बता रहे हैं। तो यहाँ हम ये बुक से लिए हैं, मतलब पाठ के बीच से। तो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1, नवीनीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं। नवीनीकरण योग्य, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे संसाधन जिनको पुनः उपयोग में लाया जा सके। ऐसे संसाधन जिन्हें पुनः उपयोग में लाया जा सके वे नवीनीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विकास के स्तर पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। विकास के स्तर पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। 1 संभावी, 2 विकसित, 3 संकोचित कोश और 4 भंडार। सतत पोषीय विकास क्या है। सतत पोषीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को हानि न पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया को भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करें। नंबर 4, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण एवं आर्थिक सामाजिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढना था। सुमेसर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। सुमेसर द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम स्मान इज ब्यूटीफुल है। भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा गया है। भारतीय मृदा को निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1 लाइटेट मृदा, जलोढ़ मृदा और काली मृदा। नंबर 4 मरुस्थली मृदा। नंबर 5 पीली व लाल मृदा और नंबर 6 वन मृदा। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो कि हमें पढ़ाए नहीं जाते हैं, बट ये अक्सर एग्जाम में आते हैं और इसीलिए इनके बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में किस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तो ये तो सही है, काली मृदा, क्योंकि हमारे राजस्थान में पाई जाती है काली मृदा, जिसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि यह मृदा छोटे छोटे कणों में अर्थात मृत्तिकाओं से बनी होती है, इसलिए इस मृदा में नमीकरण की क्षमता अधिक होती है। लाइटेट मृदा किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। लाइटेट मृदा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। मृदा अपरदन कितने प्रकार का होता है। मृदा अपरदन 3 प्रकार का होता है, अवनालिका अपरदन, वायु अपरदन और परत अपरदन। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए जल प्रवाह की तीव्रता को कम करना और वृक्षारोपण करना। भूस्खलन के लिए प्राकृतिक और मानवजातिक कारक कौन कौन से हैं। मानवजातिक कारण कौन से हैं। वनोन्मूलन, क्योंकि मनुष्य ने वनों को काट दिया है, और प्राकृतिक कारण वायु और पवन, मतलब हवा और पवन वही बात है, मतलब एक ही हवा। यही है भूस्खलन के कुछ कारण। वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया। वन्य जीव अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया। वन्यजीव की वह जाति कौन सी है जिसमें हड्डियों का प्रयोग परंपरागत औषधि में किया जाता है। यह विलुप्त होने की कगार पर है। बाघ, टाइगर। चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है। हिमालय क्षेत्र से। राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो आपका उत्तर होगा सन 1973। भारत में प्रमुख के नहीं 2 बाघ संरक्षण परियोजनाओं के नाम बताइए। तो पहला आएगा पोरियर बाघ रिजर्व केरल, और दूसरा आएगा सरिस्का वन्यजीव पशु विहार राजस्थान। नंबर 6, कि नहीं 4 आंदोलनों के नाम बताइए
जो वन्य जीव संरक्षण की सुरक्षा के लिए स्थानीय समुदाय ने प्रारंभ किए? नवदानम, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन और भैरोदेव डाकन सेंचुरी। कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय को सीधा भागीदारी नहीं करता? वन्य जीव पशु विहार सेंचुरी का परिसीमन। ये अध्याय 2 यानी कि पार्ट 2 के कुछ प्रश्न हैं। और भी प्रश्न हैं जैसे कि हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है जल संसाधन। विश्व का कौन सा देश है जहां मात्र 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होने पर भी पानी का अभाव नहीं है? तो उत्तर आएगा इजराइल। पंडित जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर क्यों कहा करते हैं? क्योंकि इन परियोजनाओं के कारण कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकी और नागरिकीय अर्थव्यवस्था सामूहिक रूप से विकास करते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरोध में एक तर्क दीजिए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निर्माण में बड़े स्तर पर स्थायी समुदाय का विस्थापन होता है कि नहीं? 2 सामाजिक आंदोलनों के नाम बताइए जिन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरोध में आरंभ किया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन। तंगभ्रगा बहुउद्देशीय परियोजनाओं में कौन कौन से राज्य हिस्सेदार हैं? तो उत्तर आएगा कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। कि नहीं 3 राज्यों के नाम बताइए जहां छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका अपनाया जाता है। छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका निम्न राज्यों में अपनाया जाता है: मेघालय, तमिलनाडु और राजस्थान। इन द नेक्स्ट, राजस्थान के शोषक व अर्धशोषक क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? राजस्थान के शुष्क व अर्धशोषक क्षेत्रों में भूमिगत टैंकों अथवा टांका बनाकर वर्षा जल संग्रहण करते हैं। यानी कि एक ग्राउंड में अंडरग्राउंड एक टैंक बनाते हैं और सीधा छत से एक पाइप उसमें कनेक्ट होता है और जो घर की छत पे पानी गिरता है वो सीधा टैंक में इकट्ठा हो जाता है। यही टांका जल संरक्षण है, वर्षा जल संरक्षण। और विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र भारत का मेघालय है। बांस ड्रीम प्रणाली को स्पष्ट कीजिए। इस विधि द्वारा मेघालय में नदियों और झरनों के जल को एकत्रित किया जाता है।